तो आज से एनवायरनमेंट का सेक्शन शुरू करना है हम लोगों को। ओके, तो अब इसमें सबसे पहले ना थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, ठीक है, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे अपने डिस्कशन को। तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट का जो सेगमेंट है ये आपका प्रीलिम्स में भी पूछा जा रहा है, और प्रीलिम्स के साथ साथ जो आपका जीएस पेपर 3 है मेंस का, ठीक है। दो पार्ट्स हैं, दो जगह हैं जहां पर इकोलॉजी एनवायरनमेंट सेक्शन पूछा जाता है हमसे, ठीक है। अब जैसे अगर आप प्रीलिम्स की बात करोगे, सबसे पहले अगर हम देख लें भाई प्रीलिम्स में व्हाट इज द सिलेबस, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, यूपीएससी लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो सिलेबस में सिंपली इन्होंने लिखा है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, है ना। मतलब क्या चीजें यहां पर लिखी हैं, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यानी कि पर्यावरण हो गया, पारिस्थितिकी हो गई, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, चार चीजें, ठीक है। और साथ ही साथ क्या लिखा है कि आपको जनरल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। और ये हम सब लोग जानते हैं कि यूपीएससी का एक बहुत अच्छा ब्लफ है, वो कह देता है कि आप 10वीं तक पढ़ करके आ जाइए, ठीक है, 10वीं तक आप पढ़ करके आ जाइए और हम आपका सिलेक्शन करा देंगे। दिक्कत ये बच्चे 10वीं तक पढ़ ही नहीं पाते, है ना, पढ़ते हैं उसके बाद, इसलिए सिलेक्शन में दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चंस को देखोगे, पीवाईक्यूज थोड़ा सा अगर हम देखें, तो क्या सिर्फ यही चार टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं? देखें पीवाईक्यूज, क्या लगता है? देखो ठीक है, इकोलॉजी से क्वेश्चंस हैं, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन हैं, क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, बट इसमें एक टॉपिक जो कि मिसिंग है, दैट इज इकोसिस्टम। आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कहां से पूछे जाते हैं, इकोसिस्टम टॉपिक से। अब इकोसिस्टम में ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पूछेगा व्हाट इज इकोसिस्टम, क्वेश्चन आप देखोगे, अगर क्वेश्चन फूड चेन से रिलेटेड है, फूड वेब से रिलेटेड है, बायो जियो केमिकल साइकिल से रिलेटेड है, ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम से रिलेटेड है ना। मान लीजिए आपसे सीधे सीधे उसने पूछा कि व्हाट इज इकोलॉजिकल निशे, अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, आपका इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। उसने आपसे पूछ लिया कि ये बताइए आपका जो दो इकोसिस्टम्स के बीच का एरिया होता है वो क्या कहलाता है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर देखोगे तो ये क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, आपके इकोसिस्टम टॉपिक से। और एक टॉपिक जो कि और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉल्यूशन। आप देखते होंगे वे प्रदूषण टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो पॉल्यूशन टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और पॉल्यूशन के अलावा अगर हम एक टॉपिक यहां पर और ऐड करें, सो दैट इज ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है।
तो अगर एक बहुत ही मतलब ब्रॉड सेंस में देखा जाए कि भाई कितने टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या कह दोगे? आप कह दोगे कुल मिलाकर के 7 टॉपिक्स बोला जा सकता है। वैसे एनवायरमेंट कोई अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो इकोसिस्टम हो गया, इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, ये सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, जिन्हें हमें समझना चाहिए और जहां से क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। रहेगी बात जीएस पेपर 3। तो जीएस पेपर 3 में क्या, जीएस पेपर 3 में क्या लिखा हुआ है? आप अगर सिलेबस देखोगे तो लिखा है कंजर्वेशन, ठीक है, संरक्षण। कंजर्वेशन के अलावा क्या लिखा हुआ है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, ठीक है, संरक्षण हो गया, पर्यावरणीय प्रदूषण तथा अवनयन हो गया, और इसके अलावा एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं EIA, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो यहां पर भी केवल और केवल कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं? 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मगर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो क्या क्वेश्चंस मेंस में, भाई कंजर्वेशन का क्या मतलब है? अब जैसे लिख दिया एक सिंपल टर्म कंजर्वेशन, व्हाट इज कंजर्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन एनवायरनमेंट का भी हो सकता है, कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि बात वही है कि अगर आप बायोडाइवर्सिटी को पढ़ रहे हो तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन यहां पर एक एक्सटेंडेड टॉपिक हो गया, इतना ही मतलब हुआ। यहां पर अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो तो एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड टॉपिक है क्या आपका? पॉल्यूशन। भाई प्रदूषण होता है तो किसका प्रदूषण होता है? पर्यावरण का प्रदूषण होता है। तो आप कह सकते हो कि एनवायरनमेंट का ही एक एक्सटेंडेड टॉपिक यहां पर आ गया हमारा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, ठीक है। उसी से रिलेटेड आप देखोगे EIA। अब ये EIA क्या है? EIA का मतलब क्या है? EIA का एक सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होगा, जैसे मान लो कि कोई नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, अब वो नेशनल हाईवे जब आप बनाओगे तो उस नेशनल हाईवे के बनने का पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जैसे मान लीजिए आपने कोई डैम बनाना शुरू किया, आपने कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करना शुरू की, हर चीज की एक एनवायरमेंटल कॉस्ट है, होती कि नहीं होती है? आप लोग अपने घर से निकलते हो, घर से निकल करके इंस्टीट्यूट तक आते हो, तो उसकी एक एनवायरमेंटल कॉस्ट है कि नहीं है? हाँ, अगर आप स्वयं को वाहन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग बात है ना, कि भाई सुबह सुबह निकले, 11 नंबर की गाड़ी पकड़ी, चले आए कदम ताल करते हुए, तब तो कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप बाइक का यूज कर रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो तो उसकी अपनी एक एनवायरमेंटल कॉस्ट है। हम यहाँ पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, इसकी भी एक एनवायरमेंटल कॉस्ट है। वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हो, बिजली कहाँ से बन रही है? किसी न किसी थर्मल पावर प्लांट में कोयला जल रहा होगा, कोयला जल रहा होगा, उसी से बिजली बन रही है। तो उसी चीज को आप क्या कहते हो? EIA कहते हो, कि भाई इन्वायरमेंट पर पड़ने वाले इंपैक्ट का असेसमेंट करना, उसका आकलन करना कि कोई काम हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है, ठीक है। तो अब सिलेबस तो है ये। अब बात आती है प्रीलिम्स की। देखिए प्रीलिम्स में आपके 100 क्वेश्चंस हैं जीएस के अंदर, 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। 100 सवालों में पिछले 5 साल का अगर आप डेटा लेकर के चलोगे तो पिछले 5 साल का डेटा ये कहता है
कि एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चंस हैं वो 20 से 30 क्वेश्चंस के बीच में वेरी करते हैं, 20 से 30 सवाल। ये वेटेज छोटा मोटा नहीं है, एक अच्छा खासा वेटेज है। 20 से 30 क्वेश्चंस तो मतलब ये हुआ कि इसको छोड़ तो नहीं सकते, और अगर ये गड़बड़ाया तो प्रीलिम्स गड़बड़ा जाएगा। मतलब प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट का अगर आप रोल देखोगे तो ज्यादा रोल है। मेंस में क्वेश्चंस उठा करके देखना तो मेंस में बहुत ज्यादा अगर यहां से क्वेश्चंस बनते हैं तो 2 से 3 सवाल, है ना। कभी ऐसा नहीं होता कि 7-8 क्वेश्चंस जो है वो एनवायरनमेंट से पूछ लिए उसने। 2 से 3 क्वेश्चंस, यानी कि मेंस में रोल अगर भाई 20 सवालों में अगर 2 सवाल आ रहे हैं तो कोई इतनी बड़ी भूमिका नहीं है वहां पर, ठीक है। मगर इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि हम मेंस में जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो हम क्या सोच लें कि रोल तो है नहीं इसका, तो क्या करेंगे, पढ़ करके छोड़ देंगे। पढ़ना हमें है। और बात इतनी सी है कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो आपका ये वाला सेगमेंट कवर हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। अब ये तो बात हुई देखिए सिलेबस की। अब सिलेबस के बाद थोड़ा सा ये समझो कि ये जो आपका एनवायरनमेंट वाला सेगमेंट है ना, इसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। एनवायरनमेंट का जो पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं अगर आप उन्हें डिवाइड करना चाहोगे, पूरी की पूरी नॉलेज को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक जिससे आप कहेंगे कन्वेंशनल है, ठीक है, कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं, या फिर आप इसे कह सकते हो भाई कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं जो सैद्धांतिक चीजें हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता संरक्षण क्या होता है, तो ये क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। यह पूछा गया भाई व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जो ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चंस हैं। लेकिन फिर आता है दूसरा पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक पोर्शन जो है इसका, डायनेमिक या फिर आप कह सकते हो करंट बेस्ड, करंट बेस्ड, ठीक है। समसामयिक घटनाओं पर आधारित चीजें हैं। जैसे एक छोटी सी चीज, अभी अजरबैजान में एक समिट होने वाली है, कॉप समिट, कॉप 29। अब क्या है ये कॉप 29, जैसे आप देखोगे अभी कॉप 16 हुआ कोलंबिया में, ठीक है। तो कोलंबिया में कॉप 16 हुआ, तो अब वो क्या है तो आपका करंट का पार्ट, लेकिन उस करंट के पार्ट को आप लाकर के जोड़ोगे कहां पर, आप लाकर के जोड़ोगे बायोडायवर्सिटी से। क्योंकि ये जो भी समिट्स हो रही हैं ये समिट्स किससे रिलेटेड है, आपका बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। जैसे आप पढ़ते हो क्योटो प्रोटोकॉल या आप पेरिस एग्रीमेंट पढ़ते हो, है ना। तो पेरिस एग्रीमेंट का एक्सटेंशन, पेरिस एग्रीमेंट देखोगे 2020 से तो लागू हुआ, ठीक है। अब 2020 के बाद क्या चीजें होती हैं, तो ध्यान थोड़ा सा ये रखना है कि ये जो सेक्शन है ना, ये है इकोनॉमी की तरह। जैसे इकोनॉमी पढ़ते हो ना, तो इकोनॉमी को कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल है। किस लिए, वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं कंप्लीट होती है। इकोनॉमी को कवर करने के लिए किताब के साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, करंट के साथ टच में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल ब्लेंड करके बनते हैं, बेसिक्स और उसके साथ साथ जो आपका करंट बेस्ड चीजें। अब जैसे आप लोग देखते हो भाई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चेंज होता रहता है, इन्फ्लेशन का डेटा आ गया, ठीक है। तो डेटा है, वहां पर चीजें अपडेट हो रही। सेम चीज आपका एनवायरनमेंट में है। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि कन्वेंशनल टाइप के टॉपिक्स, तो उनमें कोई बहुत ज्यादा करंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे
आप देखिए इकोलॉजी टॉपिक जो है, इकोलॉजी हो गया या फिर आपका इकोसिस्टम टॉपिक हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक तरीके से स्टैटिक हैं, इनमें बहुत ज्यादा अपडेशन नहीं है। लेकिन इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, क्लाइमेट चेंज हो, पॉल्यूशन हो, ओजोन डिप्लीशन हो, ये सारे के सारे कैसे हैं, करंट बेस्ड हैं। ठीक है, अब इसको यूपीएससी में अगर आप क्वेश्चंस देखोगे एनवायरनमेंट के, देखे किसी ने पिछले 1-2 साल के सवाल? ये वाला एसी ऑन कर दो जरा मेरी तरफ वाला, ठंडी हवाओं का हमला मेरी तरफ होना चाहिए, बहुत सफोकेटिंग हो रहा है। क्वेश्चंस देखो, देखो सबसे पहली चीज घर जाना, सबके पास है ना पीवाईक्यूज, घर जाना और पिछले 1-2-3 साल के एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस उठा करके देखना। तो क्वेश्चंस में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, अगर आप 5 साल के क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत क्लियरली वो बात आपको समझ में आएगी। सबसे पहली चीज, यूपीएससी इज शिफ्टिंग फ्रॉम कन्वेंशनल टू डायनेमिक टॉपिक्स, करंट बेस्ड इंफॉर्मेशन ज्यादा पूछी जा रही है। दूसरी चीज क्या होगी, इन्वायरमेंट को अगर आप देखोगे तो इन्वायरमेंट में क्वेश्चंस का जो लेवल है, ध्यान से कभी देखना, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन उठा करके देखोगे ना, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस का लेवल भी लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है, वेटेज नहीं घटा है, वेटेज वही है 20-25 क्वेश्चन, उसका मन करेगा 30 भी पूछ लेगा आपसे। दिक्कत क्या हो रही है, सवाल एक तो ट्रेडिशनल टॉपिक्स पर कम बन रहे हैं, करंट बेस्ड टॉपिक्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज, क्वेश्चंस में डिफिकल्टी का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो अब संभालें कैसे, क्योंकि समस्या बताना आसान है, समस्या का समाधान बताना कठिन है, और कठिन कार्य को क्या करना पड़ेगा, आसान करना पड़ेगा। तो करेंगे कैसे, करेंगे ऐसे, देखिए आप इस सेगमेंट की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ये जो आपका पोर्शन है ना कन्वेंशनल या कॉन्सेप्चुअल, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना मैं आप लोगों को बोल सकता हूं, क्लास के अंदर जितनी चीजें आप लोगों को करा दी जाएंगी, उससे बाहर आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि सवाल मेरे नोट से ही बनेंगे, है ना, मगर क्वेश्चंस ज्यादातर आपको कॉन्सेप्चुअली वहीं से मिल जाएंगे। अब बचा ये वाला पार्ट, तो देखो हर टॉपिक का अपना एक बेसिक फ्रेमवर्क है। जैसे अब एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, बायोडाइवर्सिटी टॉपिक पढ़ा आपने, पूरा समझ लिया बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, ठीक है, थ्रेट्स क्या हैं, या फिर मेगा डाइवर्स कंट्रीज क्या होती हैं, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। या फिर आपने इसे सुना होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स पर, तो ये मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स क्या होते हैं, कितने हुए हैं अब तक, किस किस वजह से हुए हैं, ये क्या ऑर्थोडॉक्स चीजें, स्टैटिक चीजें आपने पढ़ लिया सब। फिर शुरू होता है इस टॉपिक का अगला पार्ट। अब अगले पार्ट में क्या आता है, अगले पार्ट में आता है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में क्या पढ़ोगे, कंजर्वेशन में आप पढ़ोगे भारत के अंदर क्या चीजें हैं और ग्लोबल लेवल पर क्या चीजें हैं। भारत के अंदर आप क्या चीजें पढ़ोगे, तो भाई आ जाएगा हमारा WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ठीक है। उस एक्ट के अंदर आपका आएगा प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। अब उस प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में 10 चीजें और हैं, नेशनल पार्क पढ़ो, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ो, सेक्रेड ग्रुप्स पढ़ लो, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, समझ आ रही है बात। तो ये सब चीजें पढ़िए आप। फिर और कुछ और जुड़ा हुआ है, तो आप जैसे पढ़ते होगे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये पढ़ते हो ना,
यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। टाइगर रिजर्व पर क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, जैसे पूछ लेगा कि भाई क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होती है। अब ये टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ एक टर्म है, समझ आ रही है बात। तो कुल मिलाकर के समझाने की कोशिश ये है कि ज्यादातर चीजें मैं आप लोगों को दूंगा, मगर ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ क्लास के बेसिस पर नहीं हो सकता, क्योंकि क्लास देखो 10 15 20 दिन चलेगी, खत्म हो जाएगी। एनवायरनमेंट वहां खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहेंगी। करना क्या है आपको, 2 3 काम कर लेना। एक तो जो हमेशा मैं बोलता हूं कि भाई न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़िए। कहीं भी अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ भी खबर आई है, उसको एक बार पढ़ जरूर लो। और जब पढ़ रहे हो तो सिलेबस को दिमाग में रखो कि इसे कहां पर जोड़ा जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज आपका क्या आ जाएगा कि यूएन की जो वेबसाइट है, जितनी भी यूएन की ऐसी एजेंसीज हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी काम कर रही हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हो, चाहे वो पॉल्यूशन से जुड़ा हो, चाहे वो बायोडायवर्सिटी से जुड़ा हो, आपको उन वेबसाइट्स को क्या करना है, फॉलो करना है। कई क्वेश्चंस सीधे सीधे वेबसाइट से उठा करके पूछ लेता है यूपीएससी। आप ढूंढते रहते हो कि यार ये किताब में तो दिया ही नहीं है, वो चीजें किताब में नहीं मिलेंगी, वो कहां पर है, वेबसाइट पर है। और क्या फॉलो करना है, भारत सरकार की जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसको फॉलो करना है आपको। इसकी वेबसाइट को फॉलो करिए। भारत सरकार जो नई चीजें लेकर के आती है उन पर आपको ध्यान देना। और सिर्फ ऐसा नहीं कि जो नई चीजें चल रही हैं, कुछ स्कीम्स जिन्हें हम फ्लैगशिप स्कीम्स कहते हैं, कुछ जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो काफी पहले अनाउंस किए गए, है ना। जैसे आपसे एक सीधी सी चीज पूछी जाए, भाई गंगा एक्शन प्लान। अब गंगा एक्शन प्लान आज का तो है नहीं, हाँ उसी को हर सरकार जो आती है वो उसी का नाम बदल देती है आकर के, ठीक है, नाम बदल देती है और एक वादा कर देती है कि हम साफ कर देंगे, कर पाते नहीं, ठीक है। फिर नई सरकार आएगी, वो क्या करेगी, एक फंड्स थोड़े से बढ़ाएगी, एक स्टेटमेंट रिलीज करेगी कि वो नहीं कर पाए, हम करेंगे, और जो प्रोजेक्ट है उसका नाम बदल देगी, ठीक है। तो अब जैसे गंगा एक्शन प्लान है, भाई गंगा एक्शन प्लान बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो अब वो करंट बेस्ड टॉपिक नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं एनवायरनमेंट में अगर चलोगे, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि जितना मैक्सिमम चीजों को हम लोग कवर अप कर सके, ठीक है। अब इसमें तुम लोगों का रोल क्या है, क्या भूमिका है तुम लोगों की भैया। तुम लोगों की भूमिका इतनी है, क्लास आइए, ध्यान से पढ़िए, समझिए हर एक चीज को, घर जाकर के रिवाइज करिए, रिवीजन के साथ साथ पीवाईक्यूज लगाइए, ठीक है। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पोथी खरीद लो जा करके और बगल में दबा करके एकदम पर्यावरणविद बने टहलो, जुल्फो बढ़ा लो अपनी, झटके देते घूमो, वो नहीं करना है। बट हाँ समझना, रिवीजन करना और पीवाईक्यूज देखना, और इसके साथ साथ करंट पर थोड़ा सा नजर रखना शुरू कर दो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक को। अब देखिए इस टॉपिक में पहले कुछ थोड़ी बेसिक्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे एक शब्द हमारा आ जाता है जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल, बायोस्फीयर जैव मंडल। बहुत सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हमसे पूछे कि भाई बायोस्फीयर का मीनिंग क्या होता है, जैव मंडल का अर्थ क्या होता है,
तो अब इसको बताने के कई सारे तरीके हैं, कई तरह से आप बता सकते हो। सबसे जो सिंपल तरीका है वो ये है कि आप इस टर्म को दो पार्ट्स में क्या करिए, ब्रेक करिए। ओके, क्योंकि ये शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक है बायो और दूसरा है स्फेयर। बायो मीन्स व्हाट? बायो मीन्स लाइफ, जीवन। और स्फेयर का मतलब, स्फेयर का मतलब होता है जोन, क्षेत्र। ठीक है, मंडल, मंडल का मतलब क्षेत्र की बात कर रहे हो आप। तो जैव मंडल क्या हुआ? पृथ्वी का जीवन क्षेत्र। ओके, हाउ वी कैन डिफाइन बायोस्फीयर? वी कैन डिफाइन बायोस्फीयर इन द फॉर्म ऑफ लाइफ जोन ऑफ द अर्थ। यू कैन नोट इट डाउन। ओके, व्हाट इज बायोस्फीयर? लाइफ जोन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जीवन क्षेत्र है, लाइफ जोन ऑफ द अर्थ। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो, लाइफ जोन ऑफ द अर्थ, हम कहते हैं कि हमारा जो भी नोन यूनिवर्स है, हम सोलर सिस्टम की बात ही नहीं कर रहे हैं यहां पर, वी आर टॉकिंग अबाउट द नोन यूनिवर्स। आज तक कभी आपने पढ़ा कि देयर इज एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी, ओके, वेयर देयर इज लाइफ? कभी आज तक पढ़ा आपने कि किसी दूसरे ग्रह पे जीवन मिल गया हो? एविडेंसेस मिलते हैं, हमें लगता है कि वहां पर लाइफ है, बट देयर इज नो सर्टेनिटी, देयर इज नो श्योरिटी। तो इसका मतलब अभी जो हमारी नॉलेज है उसके बेसिस पर हम ये मान लें कि अर्थ इज अ वेरी यूनिक प्लैनेट, एक बहुत अलग तरीके का ग्रह है ये, एक अलग तरीके का आकाशीय पिंड है। और क्यों है? क्योंकि अर्थ पर लाइफ है। अच्छा देखो, लाइफ तो मार्स पर भी हो सकती है, हो सकती है कि नहीं? कुछ लोग सोच रहे हैं जरूर इस बात में कुछ जालसाजी है, ये फंसा रहे हैं अपनी बातों में। मार्स पर लाइफ हो सकती है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकती? इतने दिन से लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जिंदा रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? तो अंतरिक्ष में रह सकते हो तो मंगल ग्रह पे काहे नहीं रह सकते? जाकर बना लो तंबू वंबू गाड़ के वहां पर, बेहतरीन पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम वहां डेवलप कर लीजिए आप, कहीं भी रह सकते हो आप। आर्टिफिशियल फैसिलिटीज कंस्ट्रक्ट करके यू कैन सर्वाइव एनीवेयर। बट अर्थ अलग है, क्योंकि अर्थ पर आपको कोई आर्टिफिशियल फैसिलिटी नहीं चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमें ऐसा थोड़ी कि जिंदा रहने के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, आराम से सांस ले रहे हैं सब लोग, सब लोग जीवित हैं। तो पॉइंट ये आता है कि बायोस्फीयर आप किसे कहते हो? बायोस्फीयर आप कहते हो अर्थ का वो पार्ट जहां पर नेचुरली लाइफ मिलती हो, प्राकृतिक रूप से। ऐसा नहीं कि आपने कोई आर्टिफिशियल फैसिलिटीज कंस्ट्रक्ट करके उसमें लाइफ आपने इवॉल्व करा ली तो वो क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज, लिखिए, दैट पार्ट ऑफ अर्थ which supports life naturally। लिखिए, जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है, पृथ्वी का वह भाग है जहां प्राकृतिक रूप से जीवन प्राप्त होता है, प्राकृतिक रूप से जीवन प्राप्त होता है। ठीक। अच्छा, बायोस्फीयर का एक और मतलब जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन में कभी पढ़े थे बायोस्फीयर के बारे में? क्या लिखा होता था? लिखा होता है बायोस्फीयर वो होता है जहां जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों मिलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये भी एक डेफिनेशन है। अब ये है बड़ी
नॉर्मल सी, बहुत ही लेमैन टाइप की डेफिनेशन, बट इसका मीनिंग बहुत डीप है। ठीक है, तो एक और तरीके से आप डिफाइन कर लीजिए, लिखिए बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर and atmosphere are present. Hydrosphere, lithosphere and atmosphere are present. जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि भाई बायोस्फीयर वो हिस्सा होगा जहां पर हमें लिथोस्फीयर भी मिलता हो, स्थल मंडल मिलता हो, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल मिलता हो, और एटमॉस्फेयर वायुमंडल। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए ये डेफिनेशन क्यों, ऐसे क्यों डिफाइन कर रहे हैं बायोस्फीयर? इन तीनों के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो चलो ये बताओ, लिथोस्फीयर कैसे लाइफ को सपोर्ट करता है? हाउ लिथोस्फीयर इज सपोर्टिंग लाइफ? Why lithosphere is essential? मिनरल्स की वजह से। मतलब आप ये कह सकते हो लिथोस्फीयर इंक्लूड सॉइल। स्थल मंडल किससे सम्मिलित करता है? मिट्टी को। और मिट्टी क्या है? सॉइल क्या है? मिट्टी मिट्टी है, हैं? व्हाट इज सॉइल? Soil is defined as a bridge between abiotic and biotic environment. एक तरफ निर्जीव है और दूसरी तरफ सजीव है, दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी है मिट्टी। कैसे? देखो, एक तरफ है चट्टाने। चट्टान क्या है? नॉन लिविंग है, एबायोटिक है, अजैविक है, निर्जीव है। दूसरी तरफ है आपके प्लांट्स, पौधे हैं। पौधे क्या हैं? लिविंग हैं, जीवित हैं, बायोटिक हैं। अब चट्टान और पौधे के बीच में कौन है? मिट्टी। चट्टान के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उन तत्वों को चट्टानों से कौन लेती है? मिट्टी। क्योंकि चट्टानें टूटेंगी, तभी टूटने से क्या बनेगी? मिट्टी बनेगी। और फिर उसी मिट्टी में पौधे उगेंगे, ग्रो करेंगे। और जब वो ग्रो करेंगे तो वो उन एलिमेंट्स को, उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे। और जब उन्हें अब एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे, तो जो तत्व चट्टान के अंदर थे वो किसके अंदर पहुंच गए? पौधे के अंदर। पौधे से कहां जाएंगे? जानवरों के बीच। एक शाकाहारी जीव आएगा, पौधे को खा लेगा। पौधे को खा लेगा तो जो प्लांट के अंदर था वो सब कुछ कहां पहुंच जाएगा? हर्बीवोर के अंदर। हर्बीवोर खा करके थोड़ा आगे जा रहा होगा, एक मांसाहारी घात लगाए बैठा होगा, वो उसे खा लेगा। तो जो उसने पौधे से लिया वो किसके अंदर पहुंच गया? कार्निवोर के अंदर। और जब ये सब एक दूसरे को खा रहे होंगे तो सर्वाहारी बैठ के देख रहा होगा कि तुम खा लो एक दूसरे को, फिर हमारा नंबर आएगा, है ना? और जब ये सब एक दूसरे को खा लेंगे तो लास्ट में आएगा रोल किसका? बैक्टीरिया का। जब सब खाते 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 मर जाएंगे तो कहेंगे अब हो गया तुम्हारा, ठीक है, अब हमारा काम है। बैक्टीरिया क्या करेगा? जो कुछ आपने मिट्टी से लिया वो सब कुछ मिट्टी को
वापस कर देगा। समझ में आ गई बात? तो ये सर्कल है पूरा, ठीक है, ये इसी तरीके से क्या होता रहता है, चलता रहता है। तो इसमें लिथोस्फेयर का रोल है, और लिथोस्फेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सॉइल। तो आप कह सकते हो सॉइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। ठीक है, मिट्टी जीवन के निर्वाह के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आया दूसरा, हाइड्रोस्फेयर, जलमंडल। तो जलमंडल मतलब वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट वाटर। ठीक है, पानी की बात कर रहे हो। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज वाटर, पानी क्या है? H2O है, बिल्कुल ठीक है। और कुछ, और कुछ पर्यायवाची बताओ, नीर, तोय, हैं, जल। मिनरल्स को डिसॉल्व करने के लिए, मूव कराने के लिए एक मीडियम है। पानी को हम कहते हैं कि वाटर इज एन इनऑर्गेनिक लिक्विड, एक अकार्बनिक तरल है। और ये एक ऐसा अकार्बनिक तरल है, एक ऐसा इनऑर्गेनिक लिक्विड है जो कि हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। भाई पानी से ज्यादा कोई और चीज पृथ्वी पर मिलती है? कोई और लिक्विड है ऐसा? नहीं है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में, मात्रा में मिलने वाला जो अकार्बनिक तरल है दैट इज वाटर। और पानी एक ऐसी चीज है जिसका कोई एक रोल नहीं है, जिसकी कोई एक भूमिका नहीं है। जैसे सबसे पहले आप इस इनऑर्गेनिक लिक्विड को देखोगे, सो यू कैन से इट इज अ हैबिटेट, आवास है। बचपन से पढ़ता है हम मछली जल की बस। तो उस रानी का महल क्या है, पानी है। भाई बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में ही सरवाइव कर सकते हैं, आप उन्हें बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उनके लिए क्या है पानी, हैबिटेट है, आवास है। हैबिटेट के साथ साथ और हम क्या बोलेंगे, पानी की और क्या भूमिका है? यस, वो तो ठीक है, इट सपोर्ट्स लाइफ। हैबिटेट के फॉर्म में भी इट इज सपोर्टिंग लाइफ। बट बात यह है कि पानी एक्चुअली ऐसा करता क्या है जो ये लाइफ को सपोर्ट कर रहा है? हम लोग दिन भर पानी पीते रहते हैं, जहां पानी मिला, है ना, पी लिया। हमें प्यास लगती है तो और पानी पी लेते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी है। सॉल्वेंट अंदर से घोले ले रहा है हमें, है ना। देखो पॉइंट क्या है ना, पानी का एक्चुअली रोल क्या है, सबसे पहला रोल उसका जो आ जाएगा ना, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मीडियम। अब जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आई, उनकी सरलता के लिए, हमारे शरीर के अंदर पाइपलाइंस हैं पड़ी हुई, ठीक है। उन पाइपलाइंस में तरल लगातार बहता रहता है। एक छोटा सा टुल्लू लगा दिया गया है हमारे, है ना, जो उस तरल को क्या करता रहता है, पंप करता रहता है कि भाई चलते रहो। क्योंकि जब तक वो फ्लो कर रहा है तब तक आप जीवित हैं। टुल्लू में थोड़ा बहुत भी मेल फंक्शन हुआ और उस लिक्विड का फ्लो हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ तो
कहानी खत्म हो जाती है इंसान की। अब ब्लड की अगर आप बात करते हो और आपसे पूछा जाए भाई ब्लड क्या है, तो हम कहते हैं कि ब्लड सेल्स हैं और प्लाज्मा है, यही होता है। तो चलो ब्लड सेल्स को अलग कर दो, प्लाज्मा क्या? प्लाज्मा वो लिक्विड है जिसमें ब्लड सेल्स फ्लोट करती रहती हैं। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा? तो प्लाज्मा को अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा क्या होता है, क्या बताओगे? हैं? तो प्लाज्मा है। पहले तुम दोनों आपस में समझ लो फिर हमें बताया कर। आपसे रजामंदी जरूरी है। और कोई? व्हाट इज प्लाज्मा? कितने लोग साइंस वाले जरा हाथ थोड़ा सा ऊपर करेंगे, हल्का सा। बाकी लोग कह रहे हैं हमने विज्ञान जीवन पढ़ा ही नहीं, हमारी तो किताबें खो गई थी बचपन में। पढ़े हो ना सब लोग? इतना तो पढ़े ही होगे कि ब्लड नाम की कोई चीज शरीर में होती है ना? हाँ, बचपन में कला संकाय में तो नहीं चले गए हुए सब लोग। प्लाज्मा को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज सिंपली वाटर इन विच प्रोटीन इज मिक्स्ड। प्रोटीन और पानी का मिश्रण है वो। अगर ब्लड को उठा करके देखोगे ना, ब्लड की केमिस्ट्री देखोगे, तो ब्लड की केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रोल किसका है? पानी का। इसीलिए एक चीज होती है कि जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और डिहाइड्रेट होने पर क्या होता है? मूर्छित होकर हम गिर जाते हैं। और फिर हमें ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? हाँ, 2-4 बोतल इकट्ठा पानी चढ़ा दिया जाता है, फिर हम तरोताजा होकर के खिले हुए फूल की तरह उठ के खड़े हो जाते हैं। सिंपल है ना? वाटर का रोल है ना आपकी बॉडी में, अदरवाइज आपकी बॉडी में वाटर फ्लक्चुएट करे तो क्या फर्क पड़ रहा है? एक और चीज है, वाटर इज रेगुलेटिंग योर बॉडी टेम्परेचर। ये 70% जो पानी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने दे रहा है। तो इसका मतलब अगर पानी की बात हो रही है तो सिर्फ हैबिटेट नहीं है, बल्कि आप कहोगे मीडियम, ठीक है, एक माध्यम के रूप में भी कार्य करता है। और मीडियम किसमें? तो मीडियम आप कहोगे भाई सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र में। और सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ ऑर्गेनिजम्स में ही नहीं होता, पौधों में भी होता है। जाइलम एंड फ्लोएम, उनके अंदर भी ट्यूब्स हैं। वो ट्यूब्स भी क्या करती हैं? अलग अलग चीजों को, चाहे गैसियस हो या फिर फूड हो, इन सबको ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसमें कौन काम कर रहा है? पौधों के अंदर तो ब्लड नहीं होता, पानी है, सिंपल। वाटर वहां पर काम कर रहा है। तो मीडियम है किसमें? सर्कुलेटरी सिस्टम में। एक चीज और है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि प्लांट्स दे अटेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। मिट्टी से आप क्या ले रहे हो? पोषक तत्व। जैसे हम कहते हैं पालक खाने से लोहा मिलता है। हाँ, अंग्रेजी में बोल लो तो सही है, हिंदी में बोल दिया तो दिक्कत। क्यों भाई? कुछ लोगों के अंदर लोहे की कमी हो जाती है तो क्या कहता है डॉक्टर? पालक खाओ। अब पालक में इसका मतलब लोहा है, तो पालक लोहा कहां से लाई? जमीन से। जमीन से पालक ने लोहा खींच लिया है। तो अब देखो एक चीज आती है कि जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना, मिट्टी के कण, ध्यान से सुनना इस बात को। पानी क्या करता है? पानी उन सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ एक लेयर बनाता है, ठीक है? पानी की एक लेयर होती है मिट्टी के कणों के चारों तरफ। और फिर यहां पर होगी एक प्लांट रूट,
एक पौधे की जड़, समझ आ रही है बात? तो प्लांट रूट्स सीधे सीधे मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स से, मिट्टी के कण हैं, उनसे चीजें नहीं खींच सकती। क्या होता है कि सॉइल पार्टिकल से चीजें पानी में डिसॉल्व होती हैं, और पानी से, पानी को वो प्लांट रूट्स क्या करती हैं, अब्सॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। तो यानी कि पानी का रोल यहां पर भी है। इसलिए देखते हो ना, जब मिट्टी सूख जाती है और ज्यादा टाइम तक मिट्टी अगर सूखी रहे तो पौधे क्या होने लगते हैं, सूखने लगते हैं। वो क्यों सूख रहे हैं? क्योंकि एक तो देखो पानी मिलना बंद हो गया, पानी भी तो इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए मिट्टी से, वो न्यूट्रिएंट्स भी मिट्टी से नहीं मिल पाएंगे। तो यानी कि अगर आप मीडियम की बात कर रहे हो तो आप क्या कहोगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन soil particles and plant roots, पौधों की जड़ों तथा मिट्टी के कणों के बीच आदान प्रदान का माध्यम। ठीक है, पौधों की जड़ों तथा मिट्टी के कणों के बीच आदान प्रदान का माध्यम है। तो हमने देखा भाई पानी एक मीडियम के रूप में भी काम कर रहा है, और मैंने आपसे कहा वाटर एक्ट्स एज अ रेगुलेटर, एक नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है। रेगुलेटर, थर्मो रेगुलेशन बताया अभी, दैट इट इज कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, लिख सकते हो आप। रेगुलेटर कैसे आप लिख सकते हो, इट इज कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और किस चीज को रेगुलेट करता है पानी? प्लांट्स, ठीक है। और तो ऐसे तो हम किसी इलाके में पानी छिड़काव करते हैं तब भी तापमान कम हो ही जाएगा वहां का। लोग छतों पे इस तकनीक का प्रयोग करते हैं नहीं, जब भीषण गर्मी पड़ रही होती है लोग अपनी शाम को छत पे मां छिड़काव करेंगे, छत ठंडी हो जाए। टेम्परेचर की जब आप बात कर रहे हो तो ये बताओ, क्या पानी का टेम्परेचर पर इंपैक्ट नहीं है? पढ़े थे ना, कोस्टल एरियाज में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, इंटीरियर पार्ट्स में एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो एक बात बताओ, कोस्टल एरियाज में अगर मॉडरेट टेम्परेचर है तो उस मॉडरेट टेम्परेचर का लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। पड़ेगा ना, वहां पर जो पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, वो अलग होंगे, और अंदर के हिस्सों में जो चीजें मिलेंगी वो अलग होंगी। तो यानी कि बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ आप क्या कह सकते हो, कंट्रोल्स टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और रीजन, किसी क्षेत्र या स्थान के तापमान को भी नियंत्रित करता है। और किस चीज का रेगुलेटर? पानी एक तरीके से लाइफ को रेगुलेट करता है। जैसे बहुत सरल तरीके से समझो, डेजर्ट एरियाज में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अगर आप देखोगे किस चीज की कमी है? पानी। पानी ना होने से पौधे नहीं होते, और पौधे नहीं होने से जीव जंतु नहीं होते, सीधी बात है। तो पानी की एब्सेंस से लाइफ की एब्सेंस है, और पानी की प्रेजेंस से लाइफ की प्रेजेंस है। आप इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट देखते हो, दुनिया का सबसे घना जंगल वहां पर मिलता है, सबसे ज्यादा डाइवर्स लाइफ वहां पर हमें देखने को मिलती। क्यों, किस वजह से? सिंपली बिकॉज देयर इज वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बारिश होती है, पानी की कोई कमी नहीं है। तो एक चीज आप और इसमें ऐड कर सकते हो, लिख लीजिए आप लोग, इट कंट्रोल्स मैग्नीट्यूड ऑफ लाइफ। ठीक है,
यह जीवन के परिमाण को भी नियंत्रित करता है। तो कुल मिलाकर के आपको इतनी सी बात समझ में आई कि भाई हाइड्रोस्फीयर, वाई हाइड्रोस्फीयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर आता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल की लाइफ में अगर आप भूमिका देखोगे कि भाई जीवन में इसका क्या रोल है, सबसे पहली चीज हम लोग हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन। दूसरी तरफ प्लांट्स हैं, फॉर फोटोसिंथेसिस दे रिक्वायर CO2, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ऐसे ही आप देखोगे पल्सेस, दलहन के पौधे, दे नीड नाइट्रोजन। तो वो नाइट्रोजन कहां से आता है? एटमॉस्फेयर से आता है, वायुमंडल से आता है। तो आप चाहे ऑक्सीजन की बात करिए, आप चाहे CO2 की बात करिए, नाइट्रोजन की बात करिए, इन हर ये जितने भी गैसियस मटेरियल्स हैं, इनका सोर्स, इनका रिजर्वोयर क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर का रोल क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हो, लिखो, इट प्रोवाइड्स द सप्लाई ऑफ इसेंशियल गैसेस। यह आवश्यक गैसों की आपूर्ति उपलब्ध कराता है, आवश्यक गैसों की आपूर्ति उपलब्ध कराता है। और अगर हम देखें कि भाई एटमॉस्फेयर का और क्या रोल है, तो एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के टेम्परेचर को भी तो रेगुलेट कर रहा है। हम पढ़ते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो हमारी अर्थ पर मून लाइक कंडीशंस होती, जैसी चांद पर है। और चांद पर कंडीशंस कैसी कि दिन और रात के टेम्परेचर में लगभग लगभग 200 डिग्री सेल्सियस का फर्क होता है। तो सोचो अगर दिन में ऐसा होता कि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और रात को -100, लगता है ये जितने पेड़ पौधे जीव जंतु ये कोई भी सरवाइव कर पाता? ऑब्वियसली नहीं हो पाता। तो एक चीज एटमॉस्फेयर में और लिख लो, लिखो, इट मेंटेन्स फेवरेबल टेम्परेचर। यह अनुकूलतम तापमान बनाए रखता है और तापमान हो गया, गैसेस प्रोवाइड कर रहा है। एक चीज आप और कह सकते हो कि वायुमंडल हमारा सुरक्षा कवच है। आपको अगर मैं बताऊं ना, हर दिन हमारी पृथ्वी पर एक तरीके से स्पेस की तरफ से शूटिंग होती है, ढेर सारे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े अर्थ की तरफ हर दिन आते हैं, मगर गिरते नहीं है अर्थ सरफेस पर। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन लगाता है, गर्म होते हैं, जल करके खत्म हो जाते हैं। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो हम बाहर निकलते, एक लाइट की स्पीड से आती हुई गिट्टी सिर पे लगती, काम खत्म। नहीं हो रहा है ना ऐसा। हम बात करते हैं यूवी रेस की, हम बात करते हैं एक्स रेस की, कॉस्मिक रेस की, तो इन सब से हमें कौन बचा रहा है? वायुमंडल। तो लिख सकते हो, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड। यह एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। और कुछ वायुमंडल से जुड़ा जो मिस हो रहा हो यहां पर? गैसेस प्रोवाइड कर रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर लेता है। एनीथिंग एल्स? प्रेसिपिटेशन में जो इसका रोल है वो भी बहुत, देखो कभी सोच के देखना, अगर एटमॉस्फेयर ना होता ना तो अब तक
लैंड मासेस के ऊपर जितना भी पानी है जिस भी फॉर्म में है वो सब ओशंस में जा चुका होता, और एक बार अगर पानी ओशन में चला गया तो वहां से वापस आने का फिर कोई रास्ता नहीं है। नेचर का अपना एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है कि नहीं? हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे दुनिया के देश जो है वो डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स लगा रहे हैं कि महासागर का जो खारा पानी, उस खारे पानी को मीठे पानी में बदल करके उसका इस्तेमाल करेंगे, और काफी कॉस्टली टेक्नोलॉजी है वो, इसीलिए दुनिया भर में अभी तक इतनी ज्यादा प्रचलित नहीं हुई है। नेचर तो तुम्हें फ्री में करके दे रहा है, वो काम करके दे रहा है कि नहीं? महासागर के पानी पर जब धूप पड़ती है तो धूप से वो पानी भाप में बदल के वायुमंडल में पहुंचा। अब जैसे वो भाप में बदला तो अब उसके अंदर नमक नहीं है, उसके अंदर सॉल्ट्स नहीं है। वही पानी एटमॉस्फेयर में पहुंच करके लैंड के ऊपर आया, बादल बने, बारिश हुई, आपको पानी फ्रेश वाटर मिला कि नहीं मिला? तो ये बताओ, ये जो वाटर साइकिल में एटमॉस्फेयर का रोल है, क्या इसका लाइफ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है? अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो ओशन का पानी लैंड पर नहीं आता, और ओशन का पानी लैंड पर अगर नहीं आता तो ये जितनी भी लाइफ आपको मिल रही है देखने को नहीं मिलती। तो लिख लीजिए एक लाइन और, लिखो, थ्रू प्रेसिपिटेशन, through precipitation it plays an important role in water cycle. Through precipitation it plays an important role in water cycle. वर्षण के द्वारा यह जल चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब ये आपने समझा कि भाई बायोस्फीयर की जो एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन हमने लिखी थी कि बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स, वो हमने देखा। हाँ, एटमॉस्फेयर में एक चीज और याद रख लीजिएगा कि एटमॉस्फेयर हमें एक चीज और प्रोवाइड करता है, दैट इज एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि लाइफ विदाउट एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। तो आप ये भी कह सकते हो कि वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का स्रोत है, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का स्रोत है। Okay, indirectly atmosphere is the source of energy. Indirectly atmosphere is the source of energy. अब थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं हम लोग एवोल्यूशन के बारे में, उद्भव के बारे में। समझना इस पॉइंट को। जैसे देखो, हम अपनी जब पृथ्वी की बात करते हैं, अपनी अर्थ की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, कब बनी हमारी पृथ्वी? तो हम बोलते हैं कि हमारी अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ, दैट वाज अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 4.6 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी बनी। अब फॉर्मेशन के बाद जो हमारी अर्थ की इनिशियल फेज है, आरंभिक जो चरण है, आरंभिक जो अवस्था है, क्या कहोगे कि भाई इस टाइम पर हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ थी? नहीं। तो याद रखिएगा कि इनिशियली अर्थ वॉज इन द फॉर्म ऑफ जियोस्फेयर। जियोस्फेयर, भूमंडल। और जियोस्फेयर में ध्यान ये रखना है, लाइफ वॉज एब्सेंट, जीवन अनुपस्थित था, विच सिंपली मीन्स देयर वॉज नो बायोस्फेयर। उस टाइम पर कोई जैवमंडल जैसी चीज नहीं थी। अब उस टाइम पर अगर आप अपनी अर्थ को देखोगे कि भाई
क्या चीज हमें देखने को मिलती है? सो अर्थ वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ रॉकी ग्लोब, एक चट्टानी पिंड था। ये जो आप देखते हो ना, आज मिट्टी है और ये है और वो है, ये सारी चीजें उस टाइम पर नहीं थी, चट्टानों से बना हुआ था। इसके साथ साथ अर्थ वॉज हैविंग शैलो सीज, छिछले सागर थे हमारी पृथ्वी पर, और छिछले सागरों के साथ साथ एक थिन एटमॉस्फेयर था। ओके, देयर वाज अ थिन एटमॉस्फेयर, एक पतला, एक संकीर्ण वायुमंडल था। और इस पतले संकीर्ण वायुमंडल को अगर देखोगे कि भाई किससे बना हुआ था, तो लिख लीजिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर। ठीक है, तो ये था जब हमारी पृथ्वी शुरुआत में जिस अवस्था में होती है उसे हम क्या कह देते हैं? जियोस्फेयर। अब धीरे धीरे यही जियोस्फेयर किसमें कन्वर्ट हुआ? तो आप लिख सकते हो कि लेटर ऑन जियोस्फेयर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बायोस्फेयर। ठीक है, बाद में भूमंडल जैव मंडल में परिवर्तित हुआ, भूमंडल जैव मंडल में परिवर्तित हुआ। और कब बना होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन? कब हुआ? आपने अर्थ की पूरी हिस्ट्री पढ़ी है ना, ज्योग्राफी में पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप लोगों को पढ़ाया था। लगभग लगभग आप कह सकते हो कि आज से लगभग लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, लगभग 1 बिलियन वर्ष तक हमारी पृथ्वी पर कोई लाइफ नहीं थी। ठीक है, तो ये कब होता है? आप लिख सकते हो अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले। अब जब सवाल ये आएगा ना कि कैसे हुआ, कैसे लाइफ आई कैसे, तो ये एग्जैक्टली तो आज तक कोई नहीं बता पाया। दो तरीके की थ्योरीज हैं, एक कहती हैं टेरेस्ट्रियल ओरिजिन है लाइफ की, और एक कहती है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल ओरिजिन का मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी पर ही कुछ हुआ होगा जिससे जीवन उत्पन्न हो गया। और कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि बाहर से कोई पिंड आकर के अर्थ से टकराया और उस पर लाइफ थी, उसने लाइफ किसे दे दी? अर्थ को दे दी। बात कुल मिलाकर के ये आ जाती है कि ज्यादा प्रिवेलेंट व्यूज टेरेस्ट्रियल है, और वो ये कहते हैं कि हमारे ओशंस के अंदर, महासागरों के अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन्हीं केमिकल रिएक्शन से जो शुरुआती ऑर्गेनिजम्स बने, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, वो बन करके तैयार होते हैं। ठीक है, और पिछले 3.5 बिलियन वर्षों की अगर बात करोगे तो लगातार लाइफ क्या होती गई है? इवॉल्व होती गई। हम यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की तरफ आए, मल्टी सेल्युलर से ऐसे जीवों की तरफ आए जिनके अंदर ना सिर्फ एक से ज्यादा कोशिकाएं हैं बल्कि
अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। अपने शरीर की अगर हम बात करें तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो सब एक टाइप की हैं। अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। समझ में आ रही है बात? डाइवर्सिफाई हुई लाइफ, ये जितने भी आप पेड़ पौधे जीव जंतु आज जो अर्थ पर देख रहे हो, ये ओवरनाइट तो बन करके तैयार नहीं हो गए होंगे ना, टाइम लगा होगा। कई बार ऐसा हुआ इन 3.5 बिलियन वर्षों में कि लाइफ ऑलमोस्ट समाप्त हो गई। ऑलमोस्ट पढ़ेंगे हम लोग मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स 5 बार। ये छठा चल रहा है, इस टाइम पर छठा मास एक्सटिंक्शन इवेंट चल रहा है। आज से पहले 5 बार ऐसा हो चुका है कि जब हमारी अर्थ ऑलमोस्ट लाइफलेस हो गई थी। नेचर नहीं किया, कोई उल्का के टकरा गया, ज्वालामुखी फट गया, ठीक है, कुछ भी हुआ, मगर लाइफ को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया और फिर एक नए सिरे से लाइफ क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो ये है इवोल्यूशन। ध्यान जो रखना है आपको वो ये रखना है कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड जियोस्फेयर, और जियोस्फेयर हमारी पृथ्वी का वो पास्ट है जब हमारी पृथ्वी पर लाइफ नहीं थी, when there was no biosphere। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए, बायोस्फीयर का एक्सटेंशन, विस्तार, कि भाई कहां से कहां तक ये हमें प्राप्त होता है। देखो एटमॉस्फेयर हमारा जब, मतलब अगर शुरुआती एटमॉस्फेयर की बात करोगे तो एक कॉमन सेंस वाली बात यह है कि व्हेन अर्थ वाज टू हॉट तो ऑब्वियसली देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, क्योंकि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा गर्म होगा तो उसके चारों तरफ गैसेस एक लेयर के फॉर्म में रह पाए, ये बहुत मुश्किल चीज है। हाँ, अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है दैट सन इज वेरी हॉट बट इट इज हैविंग एन एटमॉस्फेयर। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ सन एंड अर्थ। सन का जितना मास है, उसकी जितनी ग्रेविटी है वो होल्ड कर सकता है, अर्थ का उतना नहीं है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर शुरू में नहीं बनता है, बाद में बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एटमॉस्फेयर बनने के कई सारे सोर्सेस थे, ठीक है। उसमें पहला सोर्स हम पढ़ते हैं कि हमारी अर्थ जब बनती है तो वो उसके आसपास के स्पेस में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे उसने उन्हें ट्रैप कर लिया। एक तो सोर्स ये है। दूसरा सोर्स आता है डी गैसिंग, जिससे आप कहते हो। डी गैसिंग का मतलब ये है कि हमारी अर्थ के इंटीरियर में जो गैसेस ट्रैप्ड थी, है ना, वो थ्रू वॉल्केनिक इरप्शंस, ओके, दोज गैसेस दे केम आउट। वहां पर आप कहोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, या वाटर वेपर है, ये सब गैसेस किसने इंजेक्ट की होंगी? तो वॉल्केनिक इरप्शंस ने एटमॉस्फेयर को ट्रांसफॉर्म किया। आप ये नहीं कहोगे कि वॉल्केनिक इरप्शन से एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, जहां तक बात है एटमॉस्फेयर की, सॉरी बायोस्फीयर की, तो हम कह सकते हैं कि बायोस्फीयर इज अ थिन लेयर। जैव मंडल एक संकीर्ण परत है। जैव मंडल एक संकीर्ण परत है। अब अगर इसकी हम अपर लिमिट की बात करें, ऊपरी सीमा, तो बोला जाता है कि जनरली बायोस्फीयर एक्सटेंड्स
up to the height of 6 किलोमीटर AMS है। इसका विस्तार औसत समुद्र तल से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्राप्त होता है। 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्राप्त होता है। अब आपसे यह पूछा जाए कि भाई 6 किलोमीटर से ऊपर क्यों नहीं, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर क्यों नहीं, क्या कारण है? बड़ा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए, विच फैक्टर कंट्रोल्स अपर लिमिट ऑफ बायोस्फीयर, जैव मंडल की ऊपरी सीमा को नियंत्रित, निर्धारित कौन करता है? एक तो ग्रेविटी भी हो सकता है और दूसरा टेम्परेचर ही होगा कि नहीं? और ठीक है, देखो एक टेम्परेचर है, दूसरा एयर प्रेशर है। यार एक बड़ी सीधी सिंपल सी चीज है ना, अभी तुम्हें सब कुछ दिया जाए, एक ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया जाए, ठीक है, पहनने के लिए जैकेट दे दी जाए कि तुम्हें ठंड ना लगे, और तुम्हें कुछ ना किया जाए, सीधे 40-45 किलोमीटर की हाइट पर ले जा करके बाहर निकाल दिया जाए हवाई जहाज से, मर जाओगे। ऑक्सीजन मिलेगी तब भी मर जाओगे, ठंड नहीं लगेगी तब भी मर जाओगे। कहोगे तो कैसे मर जाएंगे, इतने कमजोर हैं हम। आपकी बॉडी के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा बाहर के प्रेशर की तुलना में, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, हेमरेज होना शुरू हो जाएगा, और थोड़ी ऊंचाई भी छोड़ दिया गलती से तो फट भी सकते हो आप। समझ में आ रही बात, दग जाओगे पटाखे की तरह। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर आप जा रहे हो, तापमान घट रहा है, एयर प्रेशर घट रहा है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? और साथ ही साथ एक चीज ऐड करो इसमें, कि हम अगर अर्थ सरफेस की बात करें, देखो ऐसे तो हमारी पृथ्वी पर 9 किलोमीटर ऊंची पीक भी है, माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की ऊंचाई पर है कि नहीं है? अब वहां जाओ 8,850 मीटर की ऊंचाई में, अपने नाम का एक पौधा लगा के चले आओ आप, जी पाएगा वो? सरवाइव कर पाएगा? नहीं, मर जाएगा। क्यों? पौधे को थोड़ा ना ऑक्सीजन चाहिए, करिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा उसको, सिलेंडर छोड़कर तो शायद जी जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो तो मिल ही जाएगी। सनलाइट मिल ही जाएगी, CO2 मिल ही जाएगी। टेम्परेचर है, एक सीधी चीज है, जो पॉइंट मैं चाह रहा था कि आप लोग रिलेट करो, वो ये होता है कि हाइट बहुत ज्यादा होने पर प्रेसिपिटेशन भी बहुत कम हो जाता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर मिट्टी के अंदर पहली बात तो पानी नहीं होगा, और अगर होगा तो किस फॉर्म में? आइस के फॉर्म में। उसी को कहते हैं परमाफ्रॉस्ट, सुना है टर्म, परमाफ्रॉस्ट, ठीक है। तो सीधी सी चीज ये है कि अपर लिमिट को कौन कंट्रोल कर रहा है, लिखिए, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन,
एंड अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, घटता हुआ तापमान, वायु दाब, ऑक्सीजन की सांद्रता तथा वर्षण की मात्रा, ये सब चीजें घट रही हैं, और ये सब चीजें अगर घटेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा ऊंचाई तक लाइफ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, वेरिएशंस हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज आप 6 किलोमीटर पकड़ के चलो। ठीक है, अब बात आई कि अगर इसी की हम लोअर लिमिट की बात करें, निचली सीमा, और ऑब्वियस सी बात है कि लोअर लिमिट आप ओशंस में देखोगे, महासागरों में देखोगे, तो महासागरों में कहां तक आप कह सकते हो, अप टू द डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स, 500 मीटर की गहराई तक। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि 500 मीटर की गहराई से नीचे हमें लाइफ नहीं मिल सकती। लाइफ की अगर बात करोगे तो लाइफ के एविडेंसेस 9 किलोमीटर की गहराई तक भी मिले हैं। ज्यादातर लाइफ आपको कहां तक मिलेगी, 500 मीटर्स, उससे नीचे नहीं। तो अब फिर वही सवाल है, विच फैक्टर इज कंट्रोलिंग लोअर लिमिट ऑफ बायोस्फीयर? नंबर 1, सनलाइट। सबसे पहली चीज, भाई सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं पहुंचेगी ना, ज्यादा गहराई पर आप जाओगे सनलाइट होगी नहीं, आप कहां पहुंच जाओगे, डार्क जोन में। डार्क जोन में सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो एक अलग टाइप का इकोसिस्टम तो वहां पर सरवाइव कर सकता है, बट नॉर्मल इकोसिस्टम सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज हम क्या लिखेंगे कि भाई लोअर लिमिट को कौन कंट्रोल कर रहा है, आप लिखोगे डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की घटती हुई मात्रा, और जितना ज्यादा आप गहराई पर जाओगे पानी का तापमान, टेम्परेचर, ठीक है, वो घटेगा, तो लिखिए डिक्रीजिंग टेम्परेचर, घटता हुआ तापमान, और इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ वाटर। जैसे आपको अगर याद हो, कुछ टाइम पहले एक हादसा हुआ था, कुछ लोगों का मन किया था कि मैरियाना ट्रेंच के गहराइयों तक उतर जाएं, देख आए जाकर के नीचे क्या है पानी में, और पूरी की पूरी सबमरीन कोलैप्स कर गई थी वो। आप सोचो, जब लोहा लंगड़ से बनी हुई चीजें, उनका ये हाल हुआ कि ऐसे वो कोल्ड ड्रिंक वाली कैन होती है ना, उसको पकड़ के कोई ऐसे पिचका दे, वही वाला हाल हुआ था। तो अगर गलती से हम लोगों को 5-5 किलोमीटर गहराई में ले जाके ऐसा निकाला जाए, एकदम फ्लैट बन के निकलेंगे, है ना, जिन लोग मोटापे की समस्या दूर, तुरंत तत्काल प्रभाव से। ठीक है, तो यानी कि एक चीज हम और कह सकते हैं, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ वाटर, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ वाटर, जल का बढ़ता हुआ दबाव, और और कुछ जो जुगाड़ लगा पाए हम लोग। देखो, भूगोल में तो
जब तक मैंने आप लोगों से कहा सोचो, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोचने की सीमाओं से काफी आगे आप लोग जा चुके थे। फिर ना आप सोच पाए, ना मैं आप लोगों से सोचवा पाया। ठीक है, पर्यावरण की पहली क्लास है, इसलिए सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और क्या होता होगा कि हम पानी में ज्यादा गहराई में उतरें तो हमें जिंदा रहने में कोई दिक्कत हो? आए? ऑक्सीजन। कभी आपने देखा जब बहुत ज्यादा गहराई पर आप जाओगे, ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? पहले ये समझो, ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जो वाटर है, सिंपल है, ऊपर के पानी में ऑक्सीजन ज्यादा होगी, नीचे के पानी की तरफ जाओगे तो ऑक्सीजन घटती चली जाएगी। इसलिए याद रखना, जो एकदम बॉटम में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जिन्हें हम बॉटम ड्वेलर्स कहते हैं, आगे जाके पढ़ोगे उनके लिए एक शब्द आता है बेंथिक, बेंथोस कहा जाता है उन्हें। उनका सिस्टम ही डिफरेंट होता है बिल्कुल, क्योंकि ना उन्हें सनलाइट मिलेगी, ना उन्हें नॉर्मल फूड मिलेगा, ना उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो एक अलग तरीके से सरवाइव करते हैं। तो आप एक चीज इसमें और ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे? लिखिए डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की घटती हुई मात्रा, ऑक्सीजन की घटती हुई मात्रा। ठीक है, तो ये देखो, बायोस्फेयर के बारे में हल्का फुल्का जो डिस्कशन, चर्चा जो हम लोगों को करनी थी, वो हम लोगों ने देख ली, कर ली, पढ़ लिया। अब चलते हैं एक और जो छोटा सा पार्ट है, जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण। इन्वायरमेंट, पर्यावरण। अब कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज इन्वायरमेंट, पर्यावरण क्या होता है? बताओ क्या होता है? एक एक करके, एक एक करके। सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, और किसी के पास कुछ अलग तरीका बताने का? देखो, इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का एक सीधा सिंपल सा मतलब होता है सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ की जो चीजें हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? पर्यावरण कह देते हैं, वातावरण आप कह देते हो। तो इन्वायरमेंट में अगर हमने कहा कि इन्वायरमेंट सिंपली डिनोट्स सराउंडिंग्स, पर्यावरण सरल रूप से चारों ओर की चीजों को दर्शाता है। ठीक, तो अब इन्वायरमेंट का मतलब तो क्लियर है। बात यहां पर यह आती है कि इन्वायरमेंट जो है वो कितने प्रकार का होता है, टाइप्स। मैंने आपसे कहा था, देखो, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, क्लास 11th की बायो की जो एनसीईआरटी है, देर आर फ्यू चैप्टर्स, ओके, रिलेटेड टू इकोलॉजी एनवायरनमेंट, बट आई डोंट थिंक किसी ने पढ़ा होगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन था, त्योहार में कौन ही पढ़ाई करता है। कोई बात नहीं, जो बीत गया वो बीत गया। आज से ज्यादा नहीं है, 3-4 चैप्टर्स ही हैं, उनको पढ़ लेना। ठीक है, अब जब वहां पर देखोगे ना, तो टाइप्स में एक चीज आती है, दैट एनवायरनमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक तथा बाहरी, आंतरिक एवं बाह्य।
इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मतलब इंटरनल, व्हाट इज इंटरनल एटमॉस्फेयर? These are, absolutely basic things। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये, मगर ऐसी हैं, ढूंढना ही, जितनी किताबें मार्केट में चल रही हैं नहीं लिखा होगा। ये जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया यही ढूंढ लेना, यही नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि मार्केट में जो बुक्स हैं वो लोग ये सोच करके लिखते हैं कि हमें पता है यूपीएससी क्या पूछेगा, और यूपीएससी हर साल उन्हें बताता है कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता है कि हम क्या पूछेंगे, है ना। बस तुम इतने से शातिर हो कि हर साल हम जो पूछते हैं वो तुम अपनी किताबों में छाप देते हो, और बच्चा देखता है तो उसको लगता है अरे बाप रे, इसी से आया है। अगले साल जब पेपर आता है तो कहता है इस साल का तो आया नहीं, है ना। तो इसलिए बेसिक्स की तरफ जाओ। कहते हैं ना, जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको पढ़ो, और टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं। अब आ गया टर्म, व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट? आंतरिक पर्यावरण क्या होता है? कितना गंभीर सन्नाटा है। आंतरिक वातावरण का मतलब होता है योर इंटरनल एनवायरनमेंट विच इज इनसाइड योर बॉडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, एक बात बताओ, हमारे शरीर के अंदर क्या एनवायरनमेंट नहीं है? ये जितने भी हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं, ये भी तो किसी ना किसी एनवायरनमेंट में ही है ना। और वो एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत भी गड़बड़ाता है तो शरीर गड़बड़ाता है कि नहीं गड़बड़ाता है? तो इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट इनसाइड एनी ऑर्गेनिज्म, किसी जीव के अंदर का वातावरण। एंड देन देयर इज अनदर थिंग एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल सिंपल है भाई, जिसे हम नॉर्मली एनवायरनमेंट कहते हैं। अब जब आप आओगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाह्य वातावरण, तो बाह्य वातावरण में क्या चीज आएगी? आप कहोगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक्सटर्नल को हम डिवाइड करेंगे नेचुरल एंड कल्चरल। नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। नेचुरल environment is simply, you can say, aggregation of everything which is made by nature। हर वो चीज जो प्रकृति ने बनाई है उसको जोड़ लिया जाए तो क्या बनेगा? प्राकृतिक वातावरण। तो लिख सकते हो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग विच इज मेड बाय नेचर। यह हर उस चीज को सम्मिलित करता है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। यह हर उस चीज को सम्मिलित करता है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। देन व्हाट इज कल्चरल एनवायरनमेंट? सांस्कृतिक वातावरण। पता है, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि तुमने गलत जवाब दिया। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि तुम बोले, पटाखे दगा के तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो आई कि मैं क्लास में बोल सकता हूं। आंसर गलत था, कोई बात नहीं, सही वाला आएगा, ठीक है, लेकिन बोलते रहो।
कल्चरल का सिंपल सा मतलब होता है एवरीथिंग विच इज मैन मेड, है ना, जो इंसान ने बनाया हो वो क्या हो जाएगा। अच्छा, इसी के लिए देखो, इसी के लिए आप एंथ्रोपोजेनिक भी कह सकते हो, इसी के लिए आप आर्टिफिशियल भी कह सकते हो, तो चाहे सांस्कृतिक कह लो या मानव निर्मित कह लो या कृत्रिम कह लो, तीनों एक ही हैं। तो कल्चरल का मतलब क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, कल्चरल का मतलब एवरीथिंग विच इज मैन मेड, हर वो चीज जो मानव निर्मित है। और मानव निर्मित चीजें दो प्रकार की हैं, कौन कौन सी, फिर से दोहराता हूं अपने कथन को। मैंने कहा मानव निर्मित चीजों को आप दो श्रेणियों में बांट सकते हो, कौन कौन सी, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, है कि नहीं है। तो अब आपसे पूछा जाए कल्चरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स व्हाट, टेंजिबल और इनटेंजिबल और बोथ, तो आप कहोगे बोथ। हर वो चीज जो इंसान ने बनाई, अब चाहे वो धर्म हो, चाहे वो भाषा हो, परंपराएं हो, रीति रिवाज हो, इमारतें हो, सड़कें हो, कुछ भी हो, वो सब किस में आएगा, कल्चरल एनवायरनमेंट में। ठीक है। अब जब आते हो आप नेचुरल, तो सुनिए, नेचुरल एनवायरनमेंट को फर्दर डिवाइड किया जाएगा। प्राकृतिक वातावरण को और आप बांट सकते हो, और जब आप इसे बांटोगे तो आप कहोगे लिविंग एंड नॉन लिविंग, जीवित तथा निर्जीव, या फिर इसी के लिए यू कैन यूज बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक तथा अजैविक प्रयोग कर सकते हैं आप, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो लिविंग का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे इट इंक्लूड्स प्लांट्स एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स, यह पौधों तथा सभी प्रकार के जीवों को सम्मिलित करता है। अच्छा, ऑर्गेनिजम्स चाहे मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है, सबको ये क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, सम्मिलित करेगा। नाउ व्हाट अबाउट नॉन लिविंग, आप सीधे सीधे कहिए कि नॉन लिविंग एनवायरमेंट इंक्लूड्स लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड एनर्जी। ठीक है, लिख लो इस चीज को, इट इंक्लूड्स लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड एनर्जी। यह स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा ऊर्जा को सम्मिलित करता है, तथा ऊर्जा को सम्मिलित करता है। तो ये हमने देखा भाई एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है और एनवायरनमेंट कितने प्रकार का होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या है इसमें, नहीं। अब एक छोटा सा टर्म और है जिसे हम पढ़ते हैं नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास। तो आपसे पूछा जाए भाई व्हाट इज नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास का मतलब क्या होता है। एक बहुत सीधे सिंपल सरल तरीके से इसको समझेंगे हम लोग। जैसे आपसे कहा जाए दो तीन दोस्त आपके इकट्ठा हो और वो आपसे कहें कि चलो ऐसा है टाइगर देखने चलते हैं, ठीक है, सबका मन है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि टाइगर देखने दिल्ली चल रहा है, दिल्ली की सड़कों पर टाइगर टहलते हैं।
हाँ, आप लखनऊ में देखना चाहो तो चिड़ियाघर जा सकते हो, वहां जाके टाइगर का मुंह चढ़ा के आ सकते हो। किसी ने खुले में देखा है टाइगर आज तक जंगल में? है? उससे वाहियात जवाब था तुम्हारा। इच्छा सबकी होती है, मन बहुत होता है इंसान का, एक बार दिख जाए। बट ट्रस्ट मी, जब दिखता है ना, आदमी इंजॉय कर नहीं पाता है। हैं? मेरे घर का रास्ता ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व से होके जाता है। तो एक दिन ऐसे ही प्लान बना, एक दो दोस्त इकट्ठा हुए, बोले चलो चलते हैं उत्तराखंड। और प्लान कब बना? शाम को 6 बजे। तो मुझे भी लगा कि यार 3 लोग हैं, बातें करते चले जाएंगे। चले गए हम लोग। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहाँ से जब मैं लखनऊ से निकलता हूँ तो लगभग 220-230 किलोमीटर जब मैं क्रॉस कर जाता हूँ तब पड़ता है वो। अच्छा, किससे सबके रहते ही हैं। उनका ही बड़ा मन था, वो दोनों जो जा रहे थे मेरे साथ। यार, एक तो टाइगर को टाइगर कोई नहीं कहता है, सब शेर कहते हैं। एक तो ये बड़ी आयरनी है, हर आदमी शेर दिख जाए तो मैंने 3-4 करेक्ट में चीता होता है, शेर नहीं, शेर नहीं होते यहाँ पर। जा रहे थे ऐसी गाड़ी में बातें करते हुए, तो मुझे काफी दूरी पर कुछ ऐसे पेड़ों से निकलता हुआ एक कुछ हल्का हल्का वाइट टाइप का कुछ चीज दिखी। तो मेरा पहला इंप्रेशन क्या था, यार ये कौन आदमी है? रात को 11 बज रहा है और ये सफेद चादर ओढ़े ये जंगल में कर क्या रहा है? हो सकता है उन लोग मन में आया चुड़ैल उड़ैल हो। मुझे यही लगा। फिर गाड़ी थोड़ी और पास पहुंची, जब और पास पहुंची तो मुझे लगा कि टाइगर है। गाड़ी मैंने स्लो कर ली, रोक ली, और इतना डिस्टेंस रही होगी जितना ये दरवाजा और यहाँ गाड़ी थी। रोक ली मैंने गाड़ी, फिर थोड़ा सा पीछे ले ली, क्योंकि जानवरों को ज्यादा इरिटेट नहीं करना चाहिए, शांति से खड़े हो जाओ, वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, पहली बार मुझे भी दिख रहा था, मैं उस रास्ते से काफी बार गया हूँ। तब तक मन में बड़ा कौतूहल था, रोमांच था। टाइगर दिख गया यार, लोग अपना अपना कैमरा ढूंढ रहे थे कि जल्दी वीडियो बना लें। तो वो रास्ता जो है ना, रास्ते के बगल में एक नदी है, और नदी और रास्ते के बीच में छोटा सा पैच है जंगल का। वो टाइगर उसमें चला गया। अब हम लोग दिखाई, रात को 11 बजे जंगल में एकदम अंधेरा बिल्कुल, और सिंगल गाड़ी हम लोगों की, ना आगे कोई ना पीछे कोई, गाड़ी रुकी हुई। वो जब जंगल में गया तो कुछ अजीब सी आवाजें आना शुरू हुई उधर से। मुझे लगा यार ये क्या सीन है। इतनी देर में हम लोग कुछ समझ पाते, गाड़ी के बगल से एक भालू निकल के भागा। भालू के पीछे वो जो टाइगर गया था वो भागा। यहां तक सीन ठीक था। मेरी गाड़ी के इस साइड से एक टाइगर और निकल के भागा। अब 2 टाइगर और एक भालू सड़क पे थे, और तीसरा टाइगर मुझे झाड़ियों में दिख रहा था कि वो हम लोगों को घूर रहा है लिटरली। ऐसे होता ना, जानवर तुम्हें गुस्से में देख रहा हो। अब गुस्से में क्यों देख रहा था? शिकार था वो। और लाइट जल रही थी गाड़ी की, तो एक बार मन में आया लाइट बंद कर लें। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि पहले मुझे एक दिखा था, फिर दूसरा निकल के आया, तीसरा भी मुझे दिख रहा है, अगल बगल जंगल है, हो सकता है कि ये और हो। मैंने भैया गाड़ी गियर लगाया, पूरी एक्सीलेटर पे पैर रख दिया था कि अगर सामने आया भी रोकना नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा जब तक नहीं दिखता है, बहुत रोमांच रहता है इंसान को, एक बार दिख जाए चांटा मार देंगे उसको, है ना।
और जब दिखता है, हाँ, तो टुल्लू थोड़ा तेज चलने लगता है उतनी देर के लिए। तो अब देखिए, हैबिटेट का एक सीधा सा मतलब है, इट्स अ प्लेस वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू फाइंड एनी ऑर्गेनिज्म। किसी जीव के मिलने की जिस जगह पर कोई संभावना हो, उसे आप क्या कहोगे? उसका हैबिटेट कहोगे, ठीक है। तो हैबिटेट को सबसे पहले हम कैसे डिफाइन करेंगे? लिखिए, इट्स अ प्लेस वेयर there is a high possibility of finding an organism लिखो, यह एक ऐसा स्थान होता है जहां किसी जीव के प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक होती। अब बात यह आती है कि भाई ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि किसी जीव के मिलने की संभावनाएं वहां पर अधिक होती। जैसे कोई आपको ढूंढने निकले, तो आपके मिलने की सबसे ज्यादा संभावनाएं कहां पर है? आजकल तो रेसा ही है। तो ये भी तो तुम्हारा प्राकृतिक आवास ही बन गया है। अलग अलग प्रकार के जानवर हैं इस क्लास में, है ना। लकड़बग्घों की श्रेणी में कौन कौन आता है? रेस आई है, एक चिड़ियाघर। इस पर वो होनी चाहिए ना, डिबेट है, करा दिया जाए। देखो, इसका सीधा सा मतलब है, जैसे हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, होम, घर। अब होम एक ऐसी चीज है ना, आप अभी जैसे बाहर रहते हो, आप रूम लेकर के रहते होगे, भले ही वो आपने रेंट पे एक रूम ले रखा है, मगर वो आपका घर है। घर क्यों है? क्योंकि वहां पर जितनी भी चीजें हैं वो तुम्हारे अकॉर्डिंग। जैसे कुछ लोग जो मलिच हैं, है ना, कूड़ा छितराक रखेंगे पूरे घर में, रात को चादर की जगह बाहर ओढ़ के सो जाते हैं लोग, है ना। कुछ जो सफाई पसंद है वो एकदम नीट एंड क्लीन रखेंगे। कहां पर आपके शूज होने चाहिए, कहां आपकी बुक्स होनी चाहिए, कहां पर आपके कपड़े लत्ते होने चाहिए, हर चीज की आप एक जगह डिसाइड करते हो। लेकिन अगर वही आपसे कहा जाए कि यार 2 4 5 दिन के लिए किसी और के साथ शिफ्ट हो जाओ, है वो भी घर, बट वो आपके हिसाब से नहीं है, आप वहां पर उतना कंफर्टेबल नहीं होते हो। जैसे हम अपने जब घर पे रहते हैं, तो अकेले हूं अगर, तो कुछ हम लोग ऐसी फालतू पागलों वाली हरकतें नहीं करते रहते हैं जबरदस्ती। सबके अपने अपने होते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे फर्जी मुंडी रगड़ते हैं दीवार में जाकर के। करता है कोई आपने से? कही होगी, ये आदमी कितना खुराफाती है, क्या क्या सोच लेते हैं ये। होती हैं सबकी हरकतें अपनी, ठीक है। कुछ लोगों को सिर्फ दाल भात ठूस को सोना अच्छा लगता है ना। उठे, भूख लगी, फिर उड़ेल लिया, फिर लेट गए, है ना। दिन भर एनाकोंडा बने लेटे हुए हैं, कोई काम करना ही नहीं उनको। ऐसे ना, आप किसी कभी कहीं बाहर जाओ और एक बड़ा अच्छा सा होटल, होटल का बड़ा एक अच्छा सा कमरा, उसमें आप रहोगे ना, एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, तीसरे दिन वो घर की जो कमी होती है ना, वो फील होना शुरू हो जाती है, यार घर चलो, बहुत हो गया। सेम चीज जानवरों के साथ भी है। हर जानवर का अपना एक घर है। घर मतलब उसका हैबिटेट। हैबिटेट मतलब वहां की हर चीज उसके हिसाब से है। नेचुरल हैबिटेट क्यों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है? बिकॉज जब आप बायोडायवर्सिटी पढ़ोगे,
तो बायोडायवर्सिटी में एक चीज आती है, कभी भी आपसे पूछा जाए ना, दैट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडायवर्सिटी लॉस, जैव विविधता ह्रास के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो आता है लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। जो जानवर किसी एक जंगल में रहता है, वो जंगल अगर आपने काट दिया तो उसके एक्सटिंक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट जो कि उसका होम है, उसका घर है, उसका आवास है, उसके लिए मोस्ट कंफर्टेबल कंडीशंस क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। तो लिखिए, लिखो नेचुरल हैबिटेट represents that part of environment which offers most favorable conditions for an organism, लिखो, प्राकृतिक आवास पर्यावरण का वह भाग होता है, जो किसी जीव के लिए सर्वाधिक अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराता है, अब देखिए, जब हम लोग नेचुरल हैबिटेट पढ़ते हैं ना, प्राकृतिक आवास, तो इसी से जुड़ा एक और शब्द आ जाता है जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल निशे। जैसे ध्यान से सुनना, एक चीज लिखी हो दैट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज और यूनिक इकोलॉजिकल निशे, हर एक जीव का अपना विशिष्ट पारिस्थितिकीय निकेत होता है, पारिस्थितिकीय निकेत कहते हैं इसे। अब आपसे पूछा जाए भाई व्हाट इज इकोलॉजिकल निशे, पारिस्थितिकीय निकेत का क्या मतलब है? नेचुरल हैबिटेट से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक आवास से जुड़ा हुआ है। इकोलॉजिकल निशे में ध्यान ये रखना है दैट इट इंक्लूड्स 3 एस्पेक्ट्स, यह 3 चीजों को सम्मिलित करता है, 3 आयामों को सम्मिलित करता है। क्या क्या? सबसे पहला आएगा कंडीशंस दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट, दशाएं जिन्हें एक जीव सहन कर सकता है। भाई हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक टॉलरेंस की रेंज होगी ना, कि वो किन कंडीशंस को टॉलरेट कर सकता है और किन को नहीं टॉलरेट कर सकता। अब जैसे सोचो, पोलर बेयर को तुम इक्वेटर पर ला करके रख दो, हैं? वो बेचारा ठंड के हिसाब से उसका शरीर बना हुआ है, वो इतने गर्म इलाके में सरवाइव नहीं कर सकता। सेम चीज है इक्वेटोरियल रीजन में जो ऑर्गेनिजम्स, उनको पोलर एरिया में ले जाकर के तुम पालना शुरू कर दो तो मर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा क्या आता है, लिखिए, रिसोर्सेस which they utilize, संसाधन जिनका वे प्रयोग करते हैं, रिसोर्सेस। अब जैसे एक चीज आती है हर्बीवोर्स, शाकाहारी,
आप एक जंगल में जाओगे, 1000 तरीके के शाकाहारी जीव मिलेंगे आपको, मगर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हर जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनका सोर्स ऑफ फूड कॉमन है। हाँ, कॉमन ट्रॉफिक लेवल के सेंस में है, that they all are dependent on trophic level 1 which is plants, बट ये थोड़ी कह सकते हो कि सारे जीव मिलकर एक ही पौधे खा रहे हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप के प्लांट्स को फेवर करते हैं, तो वो क्या हुआ, उनका रिसोर्सेज है, संसाधन है, कि भाई किन संसाधनों को खाया जा रहा है। जैसे मैंने आपको ये जो इंसिडेंट बताया, ये इंसिडेंट बहुत ही एबनॉर्मल इंसिडेंट था। टाइगर्स मिलकर के भालू का शिकार कर रहे हैं, ये नॉर्मल चीज नहीं है। 2 या 3 दिन के बाद वो न्यूज़पेपर में आई वो चीज, और उसके बाद उस पर इंक्वायरी बैठी। भाई अगर किसी जंगल में नॉर्मल हर्बीवोर्स की संख्या ठीक ठाक है, तो एक बात बताओ, टाइगर के लिए एक हिरन का शिकार करना इजी है या भालू का शिकार करना इजी है? हिरन को मारना आसान है। तो बात यह आती है कि वो टाइगर्स आखिर भालू का शिकार करने पर मजबूर, इसका मतलब है कि उस जंगल में अवैध शिकार चल रहा है। इस पर इंक्वायरी बैठ गई। हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक फेवरेट सोर्स ऑफ फूड है, तो वो किन रिसोर्सेस को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। और एक चीज आती है, लिखिए, फंक्शनल रोल इन इट्स इकोसिस्टम, उसके पारिस्थितिक तंत्र में कार्यात्मक भूमिका, उसके पारिस्थितिक तंत्र में कार्यात्मक भूमिका, कि भाई जिस पारिस्थितिक तंत्र में वो रहता है उस इकोसिस्टम के अंदर उसका काम क्या है। ठीक है, जैसे इन 3 चीजों को अगर आप अपने दिमाग में बिठाओ, पहले तो भाई देखो कंडीशंस की बात है, रिसोर्सेस की बात है, और तीसरा है काम, फंक्शनल रोल। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी एक जगह पर 2 ऑर्गेनिजम्स का इकोलॉजिकल निशेष सेम हो। इट इज नॉट पॉसिबल। आपने सांप और नेवले की कहानी सुनी होगी, बचपन से सुनते हैं, एक जगह पर नहीं रह सकते, जब एक जगह पर मिले तो मुठभेड़ होना तय है। गजब की मार होती है दोनों के बीच में। कभी देखी लड़ाई, सांप नेवले की लड़ाई देखी कभी? अबे हर चीज यूट्यूब पर ही देख लो यार, जिंदगी में भी कुछ देख लो, खरीद के लाओ। घर के प्रांगण में लड़ाक देखो उनको, मतलब लिटरली एक ऐसी फाइट होती है जैसे कई पीढ़ियों से दुश्मनी नहीं चली आ रही है, शक्ल देखते ही मूड खराब हो जाए, बिल्कुल ऐसे हुई लड़ाई। मगर एक क्वेश्चन है, इस सांप और नेवला आखिर क्यों लड़ते हैं? कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, तो थोड़ी परिवार में कुछ हुआ होगा मसला उनके, है कि नेवले ने कुछ हरकत कर दी तो सांप ने आके उड़ा दिया उसको। इट्स अबाउट निशे। 2 जीव एक ही जगह पर एक जैसे रिसोर्सेस को यूज अगर करेंगे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना तय है, उसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आप सोच के देखो, किसी एक जगह पर 2 कार्निवोर्स नहीं रह सकते। शेरों के बारे में आपने सुना होगा ना, अपनी टेरिटरीज मार्क करते हैं, क्या है वो बता रहा है ये बेटा ये मेरा इलाका है, इसमें भटकना मत। क्यों मत भटकना? दूसरा शेर आकर मान लो टहल के निकल गया वहां से, क्या दिक्कत है उसको? दिक्कत है संसाधनों की, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए जो संसाधन चाहिए उन पर उसका कब्जा है।
अब अगर वो दूसरों को अलाउ कर दे, वहां पर फोन करे, शेर भैया आओ तुम भी आ जाओ, आज खाना ज्यादा है ना, तो क्या होगा फिर? उसकी अपने सर्वाइवल पर दिक्कत आएगी। आप शेर, सांप, नेवला ये सब तो छोड़ ही दो, कुत्ते देखे हैं आपने? गली कुत्ते गैंग बना के चलते हैं सब। हाँ, गैंग लीडर होता है एक इनका। और कभी नोटिस करना, ये अपना इलाका डिफेंड करते हैं। कुत्तों को अगर आप ऑब्जर्व करो ना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है उनकी। कुछ कुत्ते जो किसी इलाके को कैप्चर करके रखते हैं ना, दूसरा कुत्ता जो दूसरा गैंग होता है वो रेकी करने के लिए भेजता है एक आध कुत्ते को। कभी नोटिस करना, कभी ऐसा नहीं होता है कि अचानक से पूरा कुत्तों का गैंग आए, नहीं, पहले एक आता है, वो आएगा, वो रेकी करने के लिए आता है, नंबर कितना है ना, बॉडी वॉडी कैसी है सबकी, लड़ पाएंगे कि नहीं। और फिर अगर उस मोहल्ले कुत्ते ना थोड़े शांत स्वभाव के हैं, तो वो आके छेड़ेगा थोड़ा, लड़ाकू प्रवृत्ति देखा कितनी लड़ाकू है। और अगर कायदे से पिट गया उतनी देर में, तो जाके दूसरों को बता देगा कि इधर नहीं आना है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट निशे। एक टर्म आता है यहीं पर, इसे कहते हैं हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस, पारिस्थितिक समतुल्य। अब ये कौन होते हैं? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब होता है टू ऑर्गेनिजम्स which are having same ecological niche। दो ऐसे जीव जिनका पारिस्थितिक निकेत समान होता है। ओके, ऑर्गेनिजम्स which are having same ecological niche, ऐसे जीव जिनका पारिस्थितिक निकेत समान होता है, बट ध्यान रखना दैट दे आर ऑलवेज फाउंड इन टू सेपरेट ज्योग्राफिकल लोकेशंस। ये नोट कर लीजिए इस चीज को। ओके, दे आर ऑलवेज फाउंड इन सेपरेट ज्योग्राफिकल सेटिंग्स। ये सदैव अलग अलग भौगोलिक दशाओं में प्राप्त होते हैं, एक जगह पर ये नहीं रह सकते। तो ये कुछ देखो बेसिक चीजें थी कि भाई बायोस्फीयर क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देखा। अब जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में, वो है इकोसिस्टम। ठीक है, तो घर पे एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेना, खरीदने के चक्कर मत पड़ना। मोबाइल फोन हो मोबाइल फोन में कर लो, लैपटॉप हो लैपटॉप में कर लो, और उसमें जो इकोसिस्टम वाला टॉपिक दे रखा होगा उसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू। बैठ गई।